भूल बिसरी यादें, भूल बिसरी। थिएटर से आर्ट सिनेमा से कमर्शियल सिनेमा में जिन बुलंदियों को इन्होंने फतेह किया है ना, उनकी तारीफ के लिए शब्द जुटाना बहुत ही मशक्कत का काम है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन नसीरुद्दीन शाह। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि नसीर साहब की एक्टिंग स्किल्स के बारे में बात करना इट्स जस्ट लाइक कि किसी सामने वाले को आप ये कह रहे हैं कि सुनो, तुम जानते हो ताजमहल आगरा में है, इंडिया की राजधानी दिल्ली है और ऐश्वर्या राय बहुत खूबसूरत है। एक चलते फिरते एक्टिंग इंस्टीट्यूट है नसीर साहब, मानते हैं कि नहीं? एंड यू नो, इनका एक प्रिंसिपल है एंड टिल डेट नसीर साहब मानते हैं कि उन्होंने जिंदगी में जो भी कुछ किया ना, वो उसकी बदौलत। ये कहते हैं कि आई हैव नेवर एंटरटेन्ड द थॉट ऑफ फेलियर, व्हाट विल हैपन इफ। मतलब इन्हें ये लगता था कि अगर मुझे मेरा काम पता है और मुझे मेरे मन में ये है कि मैं ये काम बस अच्छे से अच्छा करूं, तो दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा और ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्यों, क्या, कैसे वाले जो डाउट्स है ना, वो नसीर साहब के मन में आते ही नहीं थे। 20 जुलाई 1949 यूपी के बाराबंकी शहर में इनका जन्म हुआ। एंड यू नो, नन्हे नसीर एकदम इंट्रोवर्ट, शाय किस्म के इंसान थे एंड पढ़ाई में तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अपने एक इंटरव्यू में नसीर साहब बताते हैं कि मेरे पिताजी को तीनों भाइयों में से मेरी सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी। वो कहते थे कुछ नहीं करता, सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता और जब देखो फिल्में देखने चला जाता है। अच्छा, वैसे उस वक्त के जैसे आम घरों में होता था ना कि बच्चों को फिल्म्स देखना अलाउ नहीं किया जाता था, तो इस तरह का माहौल नसीर साहब के घर में नहीं था। माना कि इनके पिताजी को फिल्म्स देखने का शौक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं रोका। नैनीताल में डिप्टी कलेक्टर थे इनके पिताजी, सो किसी भी थिएटर में किसी भी वक्त जाके कोई भी शो देखना इनके लिए पूरी परमिशन होती थी। तो कह सकते हैं 3-4 साल की एज रही होगी नसीर साहब की जब से इन्होंने फिल्म्स देखना शुरू किया। फिल्म्स के अलावा इनका उस उम्र में शौक था क्रिकेट खेलना, पर मन में एक डर आया जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे आगे चलकर क्रिकेटर नहीं बनना, बनूंगा तो एक्टर ही बनूंगा। वो डर ये था कि उस वक्त पूरे देश में से सिर्फ 11 लोगों को सिलेक्ट किया जाता था, तो इन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, एक्टर ही बन जाता हूँ। और एक्टिंग में भी इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये हिंदुस्तानी फिल्म्स करेंगे, बिकॉज शुरुआत से ही इनका फैसिनेशन रही थी हॉलीवुड फिल्म्स। एंड इनके अकॉर्डिंग हॉलीवुड फिल्म्स का जो लेवल था वो हमारी फिल्म्स कभी भी अचीव नहीं कर पाई। उनका जो हर चीज को एग्जीक्यूशन करने का जो ढंग होता था, उसमें इंडियन सिनेमा काफी पीछे था। वेल, कहा जाता है ना कि एक्टिंग 2 तरीके की होती है। एक तो नॉर्मल एक्टिंग, मतलब वो देखकर आप समझ जाते हो कि अगला बंदा एक्ट कर रहा है, और एक कि अगला इंसान पर्दे पर वो एक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो पर्टिकुलर शख्स बन गया, एज इफ उसकी जो सोल है उस दूसरे बंदे के अंदर घुस गई है। अपने जबरदस्त अंदाज और अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग को लेकर नसीर साहब जब पर्दे पर आते हैं ना, तो उन्हें देखने वाले ये तो जरूर कहते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग कि एज इफ ये कैरेक्टर जो प्ले कर रहे होते हैं वो सिर्फ प्ले नहीं कर रहे होते, वो कैरेक्टर बन जाते हैं। एंड बड़ी अजब बात लगती है ये सुनने में, और इसका खुलासा नसीर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में किया था कि बचपन में ये बहुत बदमाश थे, फिर ये शर्मीले हो गए, तो अपने अंदर वो जो शर्म आ गई थी, वो जो इंट्रोवर्ट इनका नेचर हो गया था ना, उस घुटन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने सोचा कि मैं एक्टिंग की तरफ रुझान करता हूँ। जब ये स्कूल में थे ना, पढ़ाई में तो अच्छे थे ही नहीं, और वो होता है ना नॉर्मली स्कूल्स में कि जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई में, जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, उन्हें आगे प्रमोट किया जाता है। तो इन्हें कभी मौका नहीं मिलता था कि स्कूल टाइम में ये स्टेज पे परफॉर्म करें। दूसरी तरफ इनके भाई जो कि पढ़ाई में अच्छे थे, उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता था। तो तभी अपने आप से पूछते थे कि मेरे अंदर कमी क्या है। मैं दिलीप साहब की इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, प्राण साहब को इतना अच्छे से इमिटेट कर लेता हूँ, जीवन साहब की एक्टिंग कर लेता हूँ। अपने हॉस्टल रूम में न जाने कितनी कितनी देर ये अकेले ही एक्टिंग किया करते थे, और ना सिर्फ इंडियन एक्टर्स, इवन हॉलीवुड एक्टर्स उनको भी ये इमिटेट किया करते थे, पर इन्हें चांस नहीं मिलता था। ये रिजेक्शन, ये रवैया जब इन्हें अपने स्कूल से मिलता था ना, टीचर्स से, तो इन्हें बड़ा बुरा लगता था।
उसी दौरान इनके पिताजी ने इनका एडमिशन सेंट जोसेफ्स नैनीताल से सेंट एंसलम्स अजमेर में करवा दिया। इसी स्कूल में एक प्ले हुआ था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें आगे बढ़कर नसीर साहब ने कहा था कि मैं भी इसमें काम करूंगा। एंड यही वो प्ले था जिसमें इनकी एक्टिंग देखकर सबने इनकी बहुत तारीफ की और तब इन्होंने सोच लिया था कि अब तो एक्टिंग का ही दामन थामना है। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद नसीर साहब पहुंचे 1971 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और उसके बाद इन्होंने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में एडमिशन लिया और वहां पर इन्हें ट्रेनिंग मिली इब्राहिम अल-काजी से। यादें भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी। कितना कंट्रास्टिंग लगता है ना एट टाइम्स इस तरह की बातें सुनना कि एक शख्स जिन्हें अपने फिल्म्स में कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाए, वही एक्टर जिन्हें ना जाने कितने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हों, जिन्हें लोग कहते हैं कि ये एक्टिंग का ना चलता फिरता इंस्टीट्यूट है। उसी एक्टर ने जब इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उन्हें अमन और सौदागर फिल्म में किसी तरह एक्स्ट्रा का रोल मिल गया था और सिर्फ 15 रुपए मिले थे इन्हें अपने पहले काम के। अपने इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज में नसीरुद्दीन साहब अपना गुजर बसर करने के लिए जरी के कारखाने में भी काम किया करते थे और इवन लोकल ट्रेन में कभी कभी बिना टिकट के भी वो ट्रैवल किया करते थे। एंड यहाँ तक कि फेमस होटल ताज पैलेस में इन्होंने बेल बॉय के लिए भी अप्लाई किया था, पर आखिरकार इन्हें नटराज स्टूडियो में एक्स्ट्रा के तौर पर इन्हें छोटा सा काम मिल गया। पूरे बॉम्बे में ये ले देकर सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब की बहन को जानते थे, वो भी इसलिए कि अजमेर शरीफ दरगाह के इनके पिताजी प्रबंधक हुआ करते थे। सो उसी लिंक से दिलीप साहब की बहन इन्हें जानती थी। सो बॉम्बे में एक दिन ये फुटपाथ पर बैठे हुए थे, अचानक इनके पास एक कार आकर रुकी। एक जानी पहचानी महिला निकली और उस महिला ने इन्हें कार में बैठने को कहा और सीधा कार को वो ले गई दिलीप कुमार साहब के पाली हिल वाले बंगले पर। वहाँ पर जाकर इनकी एक सबसे बड़ी मुश्किल तो सॉल्व हो गई थी, वो था रहने का ठिकाना। इन्हें दिलीप साहब के बंगले पर बेसमेंट में रहने की परमिशन मिल गई थी। यादें भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताऊं तो ये सिर्फ 20 साल के थे जब इन्होंने अपने से 15 साल बड़ी लड़की से शादी की। इनकी पहली बीवी डॉक्टर थी, पर अफसोस वो शादी ज्यादा नहीं चल पाई और फिर इनकी जिंदगी में आई रत्ना पाठक। एंड पता है, ये वो टाइम था जब नसीर साहब ने FTII से अपना कोर्स खत्म किया और उसके बाद ये बांद्रा में रहा करते थे। फेमस थिएटर पर्सनालिटी सत्यदेव दुबे के पास ये काम मांगने गए तो वहीं से इनकी मुलाकात हुई रत्ना पाठक। 6 साल तक दोनों ने आपस में एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी कर ली। इनकी सास दीना पाठक जी के बारे में तो मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इनके फादर इन लॉ यानी इनके ससुर बलदेव पाठक दिलीप कुमार साहब और राजेश खन्ना के ड्रेसमैन थे। उनकी ड्रेसेस, उनके कपड़े स्टिच किया करते थे। एंड फिल्म इंडस्ट्री में पंकज कपूर साहब और नसीरुद्दीन साहब आपस में रिश्तेदार हैं। अब पूछे कैसे? ये आपस में साढ़ू भाई हैं। सुप्रिया पाठक पंकज कपूर साहब की बीवी और रत्ना पाठक नसीर साहब की वाइफ, आपस में सगी बहनें, तो हुए ना रिश्तेदार। और इससे पहले कि आप वो रिश्तों का ताना बाना बुनने लगे, मैं ही बोल देती हूँ, यानी नसीर साहब शाहिद कपूर के मौसा लगे। यादें भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी। नसीर साहब का जिक्र हो रहा और उनकी आर्ट फिल्म्स के साथ साथ उन्होंने वो जो आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म की थी ना, जाने भी दो यारो, उसका जिक्र हम ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। नसीरुद्दीन साहब ने वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी ताकि उनकी वो जो एक फिक्स्ड इमेज बन गई थी ना कि ये शख्स
सिर्फ पैरेलल सिनेमा ही कर सकता है। अपनी वो इमेज तोड़ने के लिए उन्होंने वो फिल्म की थी। फिल्म का बजट बहुत ही कम था एंड नसीरुद्दीन साहब ही थे जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए थे उस फिल्म में, 15,000। एंड यू नो फिल्म अगर आपने देखी हो तो नसीर साहब एक कैमरा पहने रहते हैं। वो कैमरा उनका अपना कैमरा था जिसको कि वो फिल्म की शूटिंग के लिए लेकर आए थे। पर किसी रेलवे स्टेशन पर वो कोई सीन शूट कर रहे थे और वहाँ ऐसे ही किसी बेंच पर उन्होंने रख दिया। उसके बाद वो किसी ने चोरी कर लिया एंड टिल डेट नसीरुद्दीन साहब को अपना वो कैमरा, उसकी याद बहुत सताती है। वेल फिल्म का वो जो फेमस महाभारत वाला सीन है ना, जिसे देखकर आज भी आप ना जाने कितनी कितनी देर तक हंस सकते हैं। नसीरुद्दीन साहब कहते हैं कि जब हमने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब हमें ज़रूर फ़नी लगी थी, लेकिन वो सीन इनैक्ट करते वक्त, वो सीन करते वक्त, उसकी शूटिंग करते वक्त हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि ये इतना ज़बरदस्त कॉमेडी सीन बन जाएगा। इवन ओमपुरी साहब ने उसमें जो गॉगल्स पहने हैं ना, नसीर साहब चाहते थे कि वो ये गॉगल्स नहीं पहने, लेकिन ओमपुरी साहब ने डायरेक्टर को कन्विंस किया कि तुम देखना, अलग से ही आउटशाइन होगा ये कैरेक्टर, और वही हुआ। मानते हैं कि नहीं? वेल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो कि जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने के बाद भी फिर भी पीछे मुड़कर अपने से जुड़े उन लोगों को याद करते हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा होता है उनकी ज़िंदगी को शेप करने में, डायरेक्शन देने में, उसे याद करते हैं। तो इतने ही डाउन टू द अर्थ, इतने ही हम्बल शख्स हैं नसीर साहब। यू नो अपने एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि थिएटर का कर्ज मैं कभी भी नहीं उतार सकता। 14 साल की उम्र में वो जो उन्होंने प्ले किया था, जिसकी वजह से उन्हें लगा था कि यस आई एम मेड फॉर दिस एक्टिंग ओनली। कहते कि वो जो फीलिंग थी ना, मैं उसका कर्ज कैसे उतारूं, मैं यही सोचता रहता हूँ। और अपनी नेचुरल एक्टिंग, अपनी ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हुए नसीर साहब कहते हैं कि मैं अपने बारे में खुद सोचता हूँ कि जब मैंने पहली बार किसी 5 स्टार होटल में कदम रखा था, वो जो फीलिंग थी उस वक्त जो मेरी पर्सनैलिटी हो गई थी एज कम्पेयर टू वो जब मैं अपने रूम में, अपने हॉस्टल के रूम में होता था। कहते शख्स में एक ही होता था, लेकिन कितना ज़बरदस्त ड्रास्टिक शिफ्ट आ जाता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में अलग अलग सिचुएशंस को लेकर। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे, बहुत छोटे ऑब्जर्वेशंस करके ही तो नसीर साहब ने हमें पर्दे पर दिखाई रियलिस्टिक एक्टिंग, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि एक्टिंग के बहते हुए नायाब सागर हैं। एंड सच बताऊं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो जब इतने फाइन एक्टर अपने मुंह से ये बात कहें कि एक आर्ट पीस परफेक्ट हो सकता है, किसी की खूबसूरती परफेक्ट हो सकती है, कोई पेंटिंग परफेक्ट हो सकती है, लेकिन एक्टिंग कैन नेवर बी परफेक्ट बिकॉज ये इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला आर्ट है एंड इमोशंस कैन नेवर बी परफेक्ट। दे कीप ऑन चेंजिंग, दे कीप ऑन गेटिंग फ्लेक्सी। वेल नसीर साहब की ज़िंदगी से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आप सुन रहे हैं यादें भूली बिसरी और मैं हूं आपके साथ। यादें भूली बिसरी, यादें भूली बिसरी, यादें भूली बिसरी। वेल एनएसडी के दौरान ही इनकी जान पहचान हुई ओमपुरी साहब से, जो कि इनके बैचमेट थे। वहीं पर इनकी ओमपुरी साहब से गहरी दोस्ती हुई और इन्हीं दोनों दोस्तों ने सोचा कि अब चलो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद आगे चलते हैं FTII, बिकॉज थिएटर में तो उतना पैसा था नहीं, अगर थोड़ा रोजी रोटी कमानी है तो फिर फिल्मों की तरफ तो रुख करना ही पड़ेगा। वेल दोनों दोस्त इंडिया के प्रेस्टिजियस NSD एज वेल एज FTII से पास आउट, लेकिन दोनों के सामने एक ही मुश्किल थी, इनकी लुक्स को लेकर इन्हें हीरो या फिर लीड रोल का तो कोई काम ही नहीं देता था। ये तो 1973 में एक फिल्म आई थी अंकुर, श्याम बेनेगल साहब की। वो फिल्म देखकर नसीर साहब समझ गए कि इसी टाइप की फिल्म्स में मुझे कदम रखना है। और इसके बाद 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत में ये पहली बार नजर आए। काफ़ी पहचान मिली थी इन्हें इस फिल्म से। ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ पहचान ज़रूर मिल गई थी नसीर साहब को। स्मिता पाटिल एंड शबाना आजमी के साथ इन्होंने इस फिल्म में काम किया था एंड उसके बाद तो जैसे पैरेलल सिनेमा का ये एक पार्ट बन गए थे। मंथन, मिर्च मसाला, स्पर्श, भूमिका, जुनून एंड दिस लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन।
यादें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी भी फेक एक्टिंग नहीं करते। एक्टिंग के बाइबल कहा जाता है इन्हें। एंड सच बताऊं तो ओपनली, इवन अपने इंटरव्यूज में ये ओपनली एडमिट करते हैं कि एक्टिंग की शुरुआत इसलिए नहीं हुई थी कि आप कोई एंटरटेनमेंट करें। एक्टिंग की शुरुआत इसलिए हुई थी कि आप कम्युनिकेट कर पाएं। एंड कोई भी एक्टर किसी भी डायरेक्टर के हाथ की कठपुतली होता है। अगर वो ये सोचता है कि मुझे अपनी एक्टिंग करने को मिलेगी या फिर जो मैं चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, तो सॉरी, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जीता है। वेल, इसके बारे में नसीर साहब आगे कहते हैं कि कोई भी एक्टर की अपनी कैपेबिलिटी सेकेंडरी होती है। सबसे पहले तो उसे ये सीखना चाहिए कि आप डायरेक्टर के विजन को पर्दे पर हूबहू कैसे ला सकते हैं, उसके आइडियाज को, उसका वो जो प्रोजेक्ट करना चाहता है उसे कैसे ला सकते हैं लोगों के सामने। वेल, जहां नसीर साहब ने निशांत, मंथन, भूमिका, स्पर्श, आक्रोश, अर्ध सत्य जैसी 8 मूवीज की, तो वहीं कर्मा, हीरो हीरालाल, त्रिदेव, सरफरोश, गुलामी, इस तरह के इन्होंने कमर्शियल सिनेमा भी किया। एंड यू नो, इस तरह की फिल्म्स जब नसीर साहब ने करनी शुरू की ना, तो लोग उनके पास आते थे और कहते थे आप ना आर्ट सिनेमा में बहुत अच्छे लगते थे। तो इस पर वो उनसे पूछते थे, अच्छा आपने स्पर्श देखी है? वो कहते थे नहीं। फिर वो पूछते थे आपने मंथन देखी है? वो कहते थे नहीं। आक्रोश? नहीं। कहते इसीलिए मैंने त्रिदेव जैसी फिल्में की है, क्योंकि आप देखना चाहते हैं। यादें यादें भूल बिसरी यादें भूल बिसरी। मुझे याद है मैं कहीं पढ़ रही थी कि नीना गुप्ता जी नसीर साहब की बैचमेट थी। उन्होंने इनके बारे में कहा था कि अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था कि एक ऐसा शख्स जिसकी की ठोड़ी नहीं है, मतलब जो चिनलेस है, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करने आया है, एक्टर बनने का ख्वाब देखता है। वेल, ये बात तो दोनों के बारे में कही जाती थी, नसीर साहब और ओमपुरी साहब की। अगर ये दोनों हिम्मत कर सकते हैं, ये दोनों ये सपना देख सकते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए चल भी सकते हैं, कदम भी उठा सकते हैं, तो इट मीन्स हर किसी को ये हक है सपने देखने का, उन्हें पूरा करने का भी। आई मीन ऑर्डिनरी लुक्स, एक नॉर्मल कद काठी और ऐसा इंसान पर्दे पर आपको वो एक्टिंग करके दिखाए कि आप सोचें कि आपका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाए। इवन आजकल के दौर के जिन्हें रियल एक्टर माना जाता है एक्टिंग के फील्ड के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्हें भी अपनी इंस्पिरेशन नसीर साहब की फिल्म्स देखकर मिली थी। और जब इनसे पूछा जाता है ना कि आपने ये जो एक्टिंग के गुर हैं, ये जो रियलिस्टिक एक्टिंग करना है, ये आपने NSD से सीखा या फिर FTII से, तो इसके बारे में नसीर साहब हमेशा कहते हैं कि नहीं, मैंने ये सब चीज़ें अपने ख़ानदान से सीखी थी। इनके 4 मामा थे और चारों इतने हट्टे कट्टे, जैसे कहते हैं ना डील डॉल वाले। लेकिन वो कहते हैं जब मेरे बड़े मामा के सामने जब मेरे छोटे मामा आते थे ना, तो उनकी पर्सनालिटी में वो जो अचानक से जो शिफ्ट आता था, कहते ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस होती हैं और यही ऑब्जर्वेशंस आपको आगे चलकर बहुत काम आती हैं, या फिर इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को आप अपनी फिल्म्स में लेकर आते हैं। अपने आप में एक अजूबा कह सकते हैं नसीर साहब को, जो कि 25 तरीके से आपको रोकर दिखा दें। अगर कोई मर गया है तो उस पर कैसे रोते हैं, अगर किसी की नौकरी छूट गई है तो उस पर क्या आपको अफसोस होता है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली गई है तब क्या फीलिंग होती है। आई मीन वेरीड शेड्स, जितने इमोशंस होते हैं ना, उतने इमोशंस को अलग अलग तरीके से पर्दे पर लेकर आना, ये सिर्फ और सिर्फ नसीर साहब ही कर सकते हैं। मानते हैं कि नहीं? यादें